गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। जैसा आपकी मैम ने बताया, पता नहीं आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। प्रोफेसर ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। प्रोफेसर तो सबको पता होगा, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं पता होगा। सर्जरी पता होगा, काटा पीटी, चीरा फाड़ी देखते हो, ऑपरेशन होता है। गैस्ट्रो किसको पता? गैस्ट्रो, यस। सॉरी, नहीं, गैस्ट्रो माने पेट, स्टमक। तो मैं हूँ जो पेट की बीमारी करता हूँ। मैं तो किसी को पेट प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तो आप हमारे पास क्यों आए हो? तो आज मैं सर्जन की हैसियत से नहीं आया, आज मैं बात करने आया हूँ। ये जो थीम है जयपुर स्वास्थ्य चर्चा। चर्चा मीन्स डायलॉग, डिस्कशन ना, तो हेल्थ के बारे में बात करना है। और हम लोग आए हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से। किसने हमारे हॉस्पिटल का नाम सुना है? कुछ बच्चों ने सुना है। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में फर्क क्या होता है पता है? मेडिकल कॉलेज मतलब कि जहाँ आप अगर आपके पास और आपने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो फिर हम आपको अपने कॉलेज में एडमिट करके, बहुत से हॉस्पिटल आपने सिटी में देखे होंगे, छोटे छोटे हॉस्पिटल, वो सारे मेडिकल कॉलेज नहीं होते। जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ 200, 300, 500, हमारे हॉस्पिटल में 1500 बेड हैं, जहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज। ठीक, तो आप 10 पास कर लो, बायो है, नीट का एग्जाम पास हो जाए तो मेरे पास अब मेरे साथ 4 एक्सपर्ट आए हैं, उनका भी आपको इंट्रोडक्शन दिया, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप समझ पाओगे कि मैं क्यों इनको साथ में लाया हूँ आपको हेल्थ के बारे में बताने के लिए। तो डॉक्टर संगीता मैम हैं, जो बेसिकली गायनिकोलॉजिस्ट, पता है गायनिकोलॉजिस्ट कौन होती है? वो जो फीमेल्स की, यानी आपकी दादी, नानी, मम्मी, सिस्टर, मासी, बुआ, उनकी जो स्पेसिफिक डिजीज होती है उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके साथ एक वर्ड होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन माने जो जब बच्चे पैदा होते हैं, जैसे मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, तो जो डिलीवरी होती है उसमें ये जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हम गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। तो संगीता मैम वो स्पेशलिस्ट है। उसके बाद है डॉक्टर प्रिया। डॉक्टर प्रिया पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन किसी को पता है कौन होते हैं? यस, बच्चों के डॉक्टर। तो डॉक्टर प्रिया मैम बच्चों की डॉक्टर है। आप लोगों ने हमको बच्चे नहीं है, हमारे लिए तो बच्चे ही हो, है ना? तो डॉक्टर प्रिया मैम बच्चों की डॉक्टर। उसके बाद है डॉक्टर सृष्टि। डॉक्टर सृष्टि है क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आईसीयू जिसको बोलते हैं। आईसीयू तो सबको पता है, मूवी में होता है, आईसीयू में ऐसे शीशे में से झांक के देखते हैं, अरे तो मेरे पिताजी अंदर नहीं है। जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, बहुत सीवियर, वो बहुत ज़्यादा या बहुत सीवियर बीमारी हो गई और क्रिटिकली इल हो गए, जीने मरने के स्टेज पे आ गए हैं, वो मरीज जहाँ भर्ती होते हैं उसको बोलते हैं आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो सृष्टि मैम उसकी इंचार्ज है। लेकिन आज वो यहाँ उस हैसियत से नहीं आई हैं। आज वो आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताएंगी क्योंकि वो उसकी एक्सपर्ट है। उसके बाद है श्वेता मैम। श्वेता मैम है जो ब्लड की डिजीजेज होती हैं, और जो आपने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया और उल्टा हुआ और एक बॉटल में वो ब्लड लगा है और वो अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो भी एक बहुत स्पेशल प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि किसी का निकाल के किसी को लगा दिया। बहुत टेक्निकली डिमांडिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, उसकी एक्सपर्ट। ठीक, लेकिन
आज मेरे साथ ये लोग आए हैं, वो जरूरी नहीं कि इन चीजों के बारे में आपको बताएं, जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं वो हम आपको बताएं। तो ये चर्चा है, चर्चा का मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहले आपके बिहाफ पे, आपके मन में मुझे मालूम है क्या सवाल है, वो कुछ सवाल मैं इनसे पूछूंगा, फिर हम कुछ टाइम आपको देंगे और आप ऐसे जैसे क्लास में आप पढ़ा करते हैं सवाल पूछेंगे। अगर वेट करते हैं सवाल पूछने के लिए तो पेपर स्लिप्स हैं, उस पर आप लिख के दे सकते हो, तो हम ये नहीं बताएंगे कि सवाल किसने पूछा है। और हम आपके टीचर हैं तो मैथमेटिक्स से भी पहचान पाएंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो ये है जयपुर स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य मीन हेल्थ, और हेल्थ का एक कॉमन जो मतलब समझते हैं ना, हर इंसान समझता है कि हेल्दी होना चाहिए, शरीर हमारा हेल्दी होना चाहिए, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हेल्थ खाली फिजिकल यानी देखने में ठीक लग रहे हो वही नहीं है। हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि आपको कोई डिजीज ना हो, और वो डिजीज फिजिकल, मेंटल यानी क्या दिमाग में चल रहा है, सोशल, सोशल माने कि आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स जो आपके ब्रदर सिस्टर कजिन हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके साथ, आपके पड़ोसी हैं, आपकी सोसाइटी है। मूवी हॉल में जाते हैं वहाँ तो हम सबको नहीं जानते, लेकिन उनके साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारी सोशल है। तो ये तीनों आस्पेक्ट हेल्थ के और इमोशनल हेल्थ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ को क्या करेंगे। मैं जब बैठा था तो देख रहा था, स्कैन कर रहा था, आप देखने में तो सब अच्छे हेल्थी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है जानना कि फिजिकल हेल्थ के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। और उसके दो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो श्वेता मैम हमें बताएंगी कि अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट और एक्सरसाइज का क्या है। गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है आज? समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन? ओके, सो हम अभी जिस एज ग्रुप में है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या करना अच्छा लगता है? खूब सारा खेलना, खूब सारी मस्ती करना और पढ़ाई करना, राइट? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इस टाइम पर कि हम हेल्दी रहें, सो दैट हम हमारी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकें। अब हेल्दी कैसे रहेंगे हम? अच्छा खाने से। सिर्फ अच्छा खाने से तो हेल्दी जरूरी नहीं है हम हो, उसके साथ क्या जरूरी है हमारे लिए? एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से है। तब जब आपका मानसिक सुकून होगा तो फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी और आप ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। कितने बच्चे यहाँ पर रेगुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं? कोई नहीं खाता, कभी कभी खाते हैं। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा खाने होते हैं और दालें हमेशा खानी होती हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हम टिफिन बॉक्स में क्या लेकर आते हैं? हमें हमारे टिफिन बॉक्स में हमेशा मैगी, ब्रेड्स ये नहीं रखनी है। हमें डेली हमारी डाइट में फ्रूट्स भी खाने हैं। वी हैव टू कंज्यूम एटलीस्ट 1 फ्रूट डेली। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? इस एज में हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? खूब सारी साइकिलिंग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं और स्केटिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। हमारे बड़े भैया बहनें घर में जिम जाते हैं, लेकिन हम तो अभी जिम नहीं जा सकते, वी आर वेरी स्मॉल अभी। तो हम लोग कैसे अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं? आउटडोर गेम्स खेल के डेली एटलीस्ट 1 आवर आप लोग कोई आउटडोर गेम्स खेलें या फिर कोई एक्सरसाइज करें। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी एक्सरसाइज होगी दैट शुड बी बैलेंस्ड। भैया ने जिम जाकर के वेट लिफ्टिंग करी तो हमें नहीं करना वेट लिफ्टिंग। हमें अच्छी एक्सरसाइज करनी है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। और हमारी डाइट में हमेशा हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, बाहर का फूड नहीं खाना, जंक फूड अवॉइड करना है हमेशा, और स्ट्रेस से रिलीफ रखना है खुद को। और कोशिश करनी है कि हम डेली 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन कर सकें। इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस
your stress and it will help you to focus on your studies. श्वेता, आपने कहा कि ये जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर नहीं खाना, ये तो बहुत अच्छा लगता है। उनको भी लगता होगा, तो कभी नहीं खाना? नहीं, कभी-कभी खा सकते हैं, एटलीस्ट once in a 15 days और once in a month. मम्मी घर पे बोलती है कि आज दाल बनाई है और सब्जी बनाई है, लेकिन नहीं भूख है, कुछ नहीं खाना। लेकिन जैसे ही कुछ देर पिज्जा मंगा दें, सबको भूख लग जाती है। Is it true? It happens. लेकिन वो आपको adversely affect करेगा. It's never good for your health. हम हमेशा छुट्टियों में थोड़ी ना जाते हैं, कभी-कभी जाते हैं ना, once in a year or once in a 6 months. तो जंक फूड भी once in a month, not more than that. ठीक है, आज जाके सब बच्चे अपनी मम्मी को बोलेंगे कि कल से मेरे टिफिन में या तो एक फ्रूट रख देना, और या मैं शाम को आके घर पे जब लौटूंगी स्कूल से तो फिर एक फ्रूट खाऊंगी। और अब मम्मी जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल बनाएंगी तो वो नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है और अच्छा भी लगेगा। और जैसा श्वेता दीदी ने बताया कि मेरी तरह पिज्जा बर्गर खाना है, लेकिन रोज रोज नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, कभी कभी खाना है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इशू पे। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज हैं। जो बॉयज हैं उनके घर में सिस्टर होंगी, कजिन होंगी, तो ऐसा नहीं कि जो गर्ल्स की प्रॉब्लम है या गर्ल्स से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में सिर्फ गर्ल्स को ही पता होना चाहिए, बॉयज को भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा, आपकी जो घर में बड़ी सिस्टर है, कोई मासी है, कोई बुआ है, या आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम है और उनको इतनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो आप उनकी कैसे केयर कर पाओगे? So it is very important that both girls and boys need to know about the specific issues related to girls. Okay? तो संगीता मैम हमें बताएंगी कि इस एज में, जब आप एडोलेसेंट की हम बात कर रहे हैं कि आप बच्चे से बड़े हो रहे हो, गर्ल्स के बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, उनमें से कितना चेंज नॉर्मल है, तब आपको लगना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो नॉर्मल हो सकता है, और आपको अपनी बड़ी सिस्टर को, अपनी मम्मी को, या आपकी कोई टीचर है जिनमें आपको अच्छा कॉन्फिडेंस है, जिनके साथ आप ओपन हैं, उनको आपको बताना है कि देखिए मुझे ये प्रॉब्लम है, इसे ओके, आप हुआ सो एज आई सेड, both girls and boys need to know about this. जैसा कि सर ने बताया कि अभी हम बात करेंगे एडोलेसेंट चेंजेस के बारे में, मतलब बच्चों से, चिल्ड्रन से जो एडल्ट बनने वाला जो ट्रांजिशन होता है उसको हम एडोलेसेंट एज बोलते हैं, जिसमें आप में से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, 12-14 साल की ये जो एज होती है, ये सब एडोलेसेंट बच्चे हैं। तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी बात कर रहे थे ना फिजिकल हेल्थ के बारे में, इमोशनल मेंटल हेल्थ के बारे में, सोशल हेल्थ के बारे में। ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बॉडी के, माइंड के, हमारी लाइफ, इन सभी में कुछ कुछ चेंजेस आएंगे और तभी हम फाइनली एक मैच्योर एडल्ट बनेंगे, है ना। तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी धीरे धीरे चेंज होंगे। तो क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, दोनों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को कुछ चेंजेस महसूस होंगे। आपको लगेगा कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल बॉडी में आने लगी है ना, पसीने के साथ, या पिंपल्स आने लगे हैं। बहुत कॉमन इस एज ग्रुप में पिंपल्स आने लग जाते हैं, और आप महसूस करेंगे बॉडी में कुछ पार्ट्स पे कुछ ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट बडिंग होने लगती है, वॉइस के मुस्टैचेस, बियर्ड्स ये आने लगते हैं, आवाज़ में एक गहराई आ जाती है, वॉइस हो जाती है वॉइस में स्पेशली। तो ये सारे चेंजेस आएंगे। फिर आपकी हाइट बढ़ने लगती है, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आप देखेंगे अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप
धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे। बट अब ये सारी चीज़ें जैसा कि सर ने कहा ये सभी के साथ होंगी, तो इसको हमें कुछ हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कुछ हम गलत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या आपस में ही, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, तो आपस में भी अगर हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो हमें सही बातें पूरी तरह से पता नहीं चलेगी, हो सकता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमें ये सारी चीज़ें घर में अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अगर कोई दिक्कत लगती है, मन में कोई सवाल उठते हैं, तो अपने टीचर्स से इनसे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें सही बात पता चले। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज आता है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स आते सभी को पता है ये चीज़, है ना, और कुछ एवरी मंथ कुछ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कहते हैं पीरियड्स आना शुरू हो गए। तो ये क्या चीज़ होती है? अब क्या होता है कि यूट्रस धीरे धीरे जब ग्रो करने लगता है, जिसको बच्चेदानी बोलते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर हर महीने एक लाइनिंग डेवलप होती है, और हर महीने वो लाइनिंग शेड हो जाती है, और जब वो शेड हो जाती है तो ब्लीडिंग की फॉर्म में बॉडी से निकल जाती है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जब और हम एडल्टहुड में चले जाते हैं तो इसी यूट्रस में, इसी लाइनिंग में मनुष्य में जाके प्रेगनेंसी ठहरती है, ठीक है। तो अब क्या है कि पीरियड्स आना एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर किसी को 8 साल की उम्र से पहले आ रहे हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की बात है। नॉर्मल एज 10, 11, 12 ये उम्र रहती है, ठीक है। अगर किसी को 15 साल की उम्र तक नहीं आई, या ब्रेस्ट बडिंग होने के बाद थोड़ी सी चेस्ट पे ग्रोथ शुरू होने के बाद अगले 3 साल तक नहीं आई, तब भी एक बार अपने को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एवरी मंथ का मतलब मंथली तो आएंगे, लेकिन जब ये स्टार्ट होंगे तो शुरू के 1 साल में कितनी भी इरेगुलरिटी नॉर्मल है। हो सकता है 2 महीने में आए, हो सकता है 4 महीने में आए, हो सकता है 20 दिन में आ जाए, तो वो अपने को चिंता नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमारे ब्रेन से जो हार्मोन्स बनते हैं वो हमारे और ओवरीज को, टेस्टिस को, इनको रेगुलेट करते हैं, वहाँ से फिर और हार्मोन्स बनते हैं, तो पूरी एक्सेस, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें समय लगता है। तो शुरू के 1 साल में किसी भी ड्यूरेशन में ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे पैटर्न डेवलप होने लगता है। 21 to 45 डेज की साइकिल इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। अगर 1.5 महीने में भी पीरियड आ रहा है, महीना 1.5 महीने में, तो दैट इज नॉर्मल शुरू के 2-3 साल, और बाद में फिर हाँ मोर और लेस 30-35 दिन में आने लगता है। अब चिंता की बात कब है? अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, आमतौर पे 2 से 6 दिन के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत लंबे दिनों तक चल रही है, 8-10 दिन तक ब्लीडिंग चल रही है, या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आपको स्कूल मिस करना पड़ रहा है ना, आप उठ नहीं पा रहे, अपना नॉर्मल रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, लो बैक एक, थकान महसूस होना, नीचे थोड़ा सा पेट में दर्द रहना, ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, ठीक है। तो एक तो ये समझने वाली बात है। और अगर आपको लगता है हेवी ब्लीडिंग है, बहुत पेन है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हम जानना चाहेंगे? और कोई सवाल है जो हम जानना चाहेंगे? तो इस तरीके से धीरे धीरे ये साइकिल सेट हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें, हाइजीन, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है। आई एम श्योर आपके टीचर्स भी इन चीज़ों पे सेशन लेते होंगे, ठीक है। और वो हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे टाइम टू टाइम आपको चेंज करने हैं, किस तरीके से आपको खुल के बात करनी है अपने पेरेंट्स से, अपनी एल्डर सिस्टर से, अपने टीचर्स से, क्योंकि अदरवाइज इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और ये इन्फेक्शंस, क्योंकि ब्लड है ना, कोई कल्चर मीडिया होता है, उसमें इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है, तो ये आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो क्लीनलीनेस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मैं जो साथ में बॉयज़ हैं, चाहे वो भाई हो, दोस्त हो, उनके घर में उनकी छोटी बहनें हो, बड़ी बहनें हो, या फ्रेंड्स हो, उन सब से भी, उनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सारे सिस्टम को हेल्दी बनाना, है ना, और एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने। तो मेरी तरफ से इतना ही था, और कोई सवाल होंगे तो आपके बात करेंगे। थैंक यू।
छोटे हमारे भाई या जॉइंट फैमिली है तो कजन किसी की नहीं होती, होती तो होगी, कभी कभी तो होती होगी। और कभी पेरेंट्स, आप कुछ कर रहे हो, मम्मी ने आके कहा कि ये कर देना जरा, वो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये सब मेरे को नहीं करना है। तो कैसे पेरेंट्स के साथ सिबलिंग्स माने आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं या कजिन हैं, एंड इफ वी एक्सटेंड दैट टू द क्लासरूम और टू द स्कूल, आपके जो क्लासमेट्स या आपके फ्रेंड्स दूसरे क्लासेस में हैं, चाहे छोटे हो बड़े, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर एज द सोशल केयर। तो सृष्टि मैम आपको बताएंगी इंटेंसिव केयर के बारे में, नहीं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हेलो एवरीवन। सो हम लोग सब एक परिवार में रहते हैं, सब लोग फैमिली में रहते हैं, और हम अपने फ्रेंड्स को चूज कर सकते हैं, राइट? पर क्या हम अपने भाई बहन चूज कर सकते हैं? आई थिंक क्या हम अपने भाई बहन चूज कर सकते हैं? क्वेश्चन। हेलो बच्चों, बात करते हैं अपन रिलेशनशिप की, है ना। जैसे सृष्टि मैम बोल रही थी कि फ्रेंड्स अपन लोग अपने चूज कर सकते हैं, राइट? फैमिली को तो नहीं चूज कर सकते, कर सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग कि हमें तो बस फलाने हीरो और हीरोइन का ही बच्चा होना था, है ना। वो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो ज़रूरी है देखिए समझना कि किसी के लिए संभव नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने आप में रह के गुजरे। हमें कहीं ना कहीं किसी एक साथी की ज़रूरत होती है। वो साथी हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे बहन या भाई हो सकते हैं, या फिर हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि हमारे साथ करें, हमको दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि, और ख़ास तौर से अपने देश में, कि हम अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा ही बच्चे हैं, है ना। आज चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने फादर मदर के लिए उनकी भी बच्ची ही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वो समझा रहे हैं वो मेरे फायदे के लिए है। तो सिर्फ ये कह देना कि मुझे बाहर दिखना है, सूरज तेज है, लेकिन क्योंकि मम्मी ने कह दिया उठ जाओ, तो इस बात पे नहीं अड़ना है कि अभी तो रात के 10 बजे है, जब मुझे दिख रहा है कि सुबह के 11 बज चुके हैं, है ना। ये हम लोगों में टीनेजर्स होती है कि बात आ जाती है कि जो मम्मी कह रही है उसके बिल्कुल उलट जाना है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने पेरेंट्स की बात सुने। दूसरी बात यह है कि दोस्त जो है मतलब वो हमारे सबकी जीवन है। वैसे तो एक गाना सुना होगा ना सबने, हर एक दोस्त कमीना होता है, सुना है? किस किसने सुना है ना। होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वही कमीना दोस्त होता है जो पीछे मुड़ के जब अपन जरूरत पड़ने पर देखते हैं ना तो अपने पीछे खड़ा होता है। ये बात सही है ना। जितने खराब आपके, जिसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई होती है जब जरूरत पड़ती है, अपन लोग हमेशा उसी जने को याद करते हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि वो ही हमारे काम है। तो दोस्ती में भी आप बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहेंगे कि आपका दोस्त आपके साथ करे। अब जहाँ दोस्ती की बात होती है, हमें ये नहीं चुनना है कि मैं एक लड़की हूँ तो मेरी दोस्त केवल एक लड़की हो सकती है, या केवल मेरे हम उम्र का लड़का या लड़की हो सकती है। मेरी दोस्त मेरी मदर भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी मासी भी हो सकती है, मेरी क्लास फेलो भी हो सकती है, या मेरी जीजा भी हो सकती है जो मेरे से सीनियर है, या मेरी क्लास फेलो का बड़ा भाई जो है वो भी मेरा एक अच्छा दोस्त हो सकता है। दोस्त क्या है? जिसके साथ मैं बातें शेयर कर सकूँ, ज़रूरत पड़ने पर मैं अपनी तकलीफ़ें समझा सकूँ और उम्मीद कर सकूँ कि वो मेरा साथ देगा या नहीं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते बना सकते हैं हम लोग, लेकिन निभाना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ सीखनी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही हम लोगों के साथ दूसरे जगह व्यवहार करेंगे, है ना। इसलिए ना कहावत क्या कहते हैं, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, है ना। मैं तो सबसे जब देखो जब सबसे लड़ती फिरती फिरूँ
और ये सोचूं कि जब मेरे को ज़रूरत हो तो सारी लड़कियां सारी दोस्त मेरे साथ आके मुझे सपोर्ट करें, ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम खुद खुश रहें, खुशी फैलाएं, ताकि हमारे दोस्त भी हमारे साथ खुश रहें। और इस बीच में हमें कभी भी ये रिश्ता नहीं भूलना है कि हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा हमारे फ़ायदे की बात करेंगे, तो हमें उनकी बात को समझदारी से लेना होगा। सिर्फ ये मान के नहीं चलना है कि हमें जो भी वो बोल रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट है। ठीक है? हमने बहुत एक बात बोली है कि अच्छे दोस्त होना जरूरी है, और दोस्त में एज और जेंडर का कोई बात नहीं है। आपके ग्रैंडफादर भी बड़े अच्छे आपके दोस्त हो सकते हैं, और आपके क्लासमेट भी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप लड़की हैं तो लड़की ही आपकी अच्छी दोस्त हो, या कोई बॉय जो क्लासमेट है वो भी आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, जिसमें आपको फेथ है, कॉन्फिडेंस है, हमेशा आपके करने को तैयार है। आपका कजन, ब्रदर या सिस्टर कोई भी आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, तो जिसके साथ आप अपने मन की बात खुल के कर सकें। वो क्यों ज़रूरी है, वो भी हम अभी आगे इस पॉइंट पे आएंगे। आजकल के माहौल में, आजकल के हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने में सिमट के ना रह जाएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके मन में डर है या चिंता है, वो आप अपने तक ही रखें, ये नहीं ठीक है। और उसके लिए अच्छे फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। ठीक? तो कभी कभी आप लोग जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो तो गलत क्लास में चले जाते हो, फिर इसकी जगह केमिस्ट्री में चले गए। तो अभी मेरे साथ ऐसे बना ये क्वेश्चन या मैम करता, मैंने डॉक्टर सृष्टि को बोल दिया था। अब डॉक्टर सृष्टि का जो सवाल है वो ये है कि मैं लंबी सी जान हूँ, मेरे को पढ़ाई भी करनी है, टीचर्स कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करो, अभी श्वेता मैम ने कहा खेलो भी, मम्मी कहती है कि काम भी करो, पापा कहते हैं कि जरा मेरा बाजार से कोई ये न्यूज़पेपर पढ़ना है या कोई काम है वो कर दो। मैं ये सब स्ट्रेस करूँ कि मेरे को एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो ये तो इतना सारा पेरेंट्स और टीचर बात देते हैं वो, और फिर एग्जाम में टॉप 5 में भी आना है, जो 12th में है उनको नीट की या IIT की भी तैयारी करनी है, तो कैसे ये सब करें ये बताइए। Hi, good afternoon everyone. आप लोग कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हो? 8th and 9th. 10th के भी है बच्चे यहाँ पे? 10th वाले कौन है, हाथ खड़े करो। और 11th 12th के भी है क्या कोई? अच्छा, पीछे जो है वो 11th 12th के हैं, राइट। सो आगे वाले बच्चों, आप लोगों के लिए शायद मेरा आंसर थोड़ा भारी पड़ जाए, बट आई थिंक 12th और 11th के जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे और जिनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ होगा कि हमें नीट क्लियर करनी है। आप ऐसे कोई है जो नीट क्लियर करना चाहता है, IIT क्लियर करना चाहता है? आप क्या क्लियर करना चाहते हो बच्चे? नीट क्लियर करना चाहते हो? यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? ग्रेट। सो आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो, IIT करना चाहते हो, वेरी नाइस। सो आप लोगों में से जो भी बच्चे IIT और नीट करना चाहते हैं, आप लोगों को पता है बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, है कि नहीं है? बहुत प्रेशर है, और स्कूल भी आना है, कोचिंग भी कर रहे होंगे, है ना, सेल्फ स्टडी भी करनी है, होमवर्क भी करनी है, मम्मी पापा का भी प्रेशर है, बेटा क्लियर होना ही है ना। स्ट्रेस आती है, आते हैं, गुस्सा आती है, रोना आता है, परेशान हो जाते हो, कोचिंग में मार्क्स कम आते हैं तो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हो, दूसरे के ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। 3 Idiots मूवी में था ना कि दोस्त फेल हो जाए तो उतना बुरा नहीं लगता, पर अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है, राइट। सो हम सबने भी ये फेस किया है, हम सबने भी 10th के साथ कोचिंग, 11th के साथ कोचिंग, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था। बट इवॉल्व होते होते वक्त के साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स मुझे पता चली जिनसे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में बहुत आसान कर सकती हूँ। अनटिल डेट हम लोग मेडिकल फील्ड में हैं तो हमें अभी भी एग्जाम्स, पढ़ाई, प्रेजेंटेशंस और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो एक टेक्निक का नाम है, और उस टेक्निक को समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि हम जो भी पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ते हो, आपको 8 दिन बाद अगर आप किताब खोलते हो तो कुछ भी याद रहता है क्या? कुछ भी याद नहीं रहता। ये भी याद नहीं रहता ना कि पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। सो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, और वो सीक्रेट छुपा हुआ है हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजी में। एबेनगॉस करके एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आज से 200 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि हम जो भी पढ़ते हैं, अगर हम उसे विदिन 24 आवर्स रिवाइज नहीं करें तो वो मेमोरी पूरी 60% गायब हो जाएगी। अगर हम उसे तीसरे दिन तक भी नहीं पढ़ें तो 90% गायब है, और 7 दिन तो भगवान को ही नहीं पता कि क्या पढ़ा था हमने, राइट? सो एक तरीका अपना लो प्लीज लाइफ में, आपको वो जिंदगी भर आपको सहारा देगा। जो भी आज पढ़ रहे हो, और कल जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो एक दिन पहले जो पढ़ा है ना उसको खोलो और सिर्फ अपने आंखों से गुजारो कि ये पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी क्योंकि आपने कल ही पढ़ा है, उसको फटाफट रिवाइज कर लो। और वो जो भी पढ़ा है ना, एक बार जाके मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को जाके सुना दो। उनको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, कहना बस बैठो और चुपचाप सुन लो, सुना दो उन्हें। वही चीज अब जब आप तीसरे दिन पढ़ने बैठोगे तो फिर उसको एक बार रीड कर लो। अब आप कहोगे इतना टाइम ही नहीं है, इतना सारा पढ़ना है, बट अब ये याद रखना, जब आप एक चीज को आज जो पढ़ी और कल पढ़ोगे, क्या उसको उतना ही टाइम लगने वाला है जो आज लग रहा है? यू विल हार्डली रिक्वायर 1/10 ऑफ द टाइम। यूं याद होगा वो, और फिर तीसरे दिन और 10 मिनट में पढ़ाई हो जाएगी, रिविजन हो जाएगा। इस तरह से आप कुछ भी पढ़ोगे तो महीने में आपका लगभग 4 बार रिवाइज हो जाएगा। आपको लास्ट टाइम में दिक्कत होगी ही नहीं। स्पेशली नहीं, आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, कोचिंग्स जा रहे हो, मेक श्योर कि अगले दिन कोचिंग के बाहर बैठ के फटाफट रिवाइज कर लो जो कल पढ़ाया था सर ने, राइट? अब इस टेक्निक को अप्लाई कैसे करें लाइफ में? तो एक और टेक्निक होती है, वो होता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक इज बेसिकली, एक किचन में ना टाइमर रखती थी लेडीज पहले, कि अगर केक बनाने के लिए रखा है तो 25 मिनट का टाइमर लगा दिया कि केक बन जाए तो हमारे को वो अलार्म बच जाए, वरना केक तो जल जाएगा, हम भूल जाएंगे, किसी और काम में बिजी हो जाएंगे। तो आप 25 मिनट का टाइमर लगा के रखो। आपको कुछ भी पढ़ना है ना, आप ये सोचो मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, और 25 मिनट बाद मुझे 5 मिनट के लिए बाहर वॉक करनी है, या पानी पीना है, या थोड़ा सा घूमने चले जाना है, राइट? और ऐसा 4 बार करोगे, जब 4 25 मिनट के स्लॉट हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि एवरी 25 मिनट्स विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, और 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आधे घंटे के लिए साइकिलिंग करने या वॉक करने के लिए जाना है। कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं बैठ के पढ़ना है, क्योंकि आप ना फिर खुद को उल्लू बना रहे हो। नहीं घुसता भेजे में, सच्चाई है, हमारा ब्रेक इतना ग्रास्प ही नहीं कर सकता। सो आधे घंटे में 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, और 2 घंटे बाद आधे घंटे का एक बड़ा ब्रेक। इस तरह से हमको पढ़ाई करनी है, राइट? सो ये 2 टेक्निक्स याद रखना हमारी। आप कमजोर नहीं हो कि मुझे याद ही नहीं होता, मैं भूल गया। अरे 8 दिन तो हर कोई भूल जाएगा भाई, तुम अकेले नहीं हो। रिविजन फ्रीक्वेंट करना है और अगले दिन रिवाइज करना ही करना है, नया टॉपिक चालू करना है, ठीक है? थैंक यू सर। तो ये 4 पॉइंट्स तो हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए, अब 4 और पॉइंट्स हैं, ब्रीफली हम आपको कितने बच्चे हैं जो दौड़ के ऊपर तक जा सकते हैं और सांस नहीं फूलेगा? तो किसी को पता है कि जब हम बहुत देर तक या बहुत ऊपर कई मंजिल सीढ़ियों पे चढ़ के दौड़ के जाते हैं, सांस फूलता है, उसका एक आपकी एज में कॉमन रीजन क्या हो सकता है? किसी ने हीमोग्लोबिन का नाम सुना? तो मैं पूछ रहा हूँ उसका इससे कोई रिलेशनशिप है? अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, उसको क्या कहते हैं? एनीमिया, यानी खून की कमी। वो अब क्योंकि आप लोग, जैसा श्वेता मैम बता रही थी कि खाने पीने में गड़बड़ करते हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। और गर्ल्स में खासतौर से संगीता मैम ने बताया, पीरियड्स में अगर आपका ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एनीमिया को कैसे पहचानना है और
क्या करना है उसको रोकने के लिए और उसको ठीक करने के लिए वो श्वेता मैम आप हमने अभी बात करी थी कि क्या खाना है, कितना खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है ना। अभी सब लोग बिजी हो गए कुछ लिखने में, नहीं? कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, लगता है ऐसा? ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है हीमोग्लोबिन। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, उसमें क्रैप्स माइटोकॉन्ड्रिया से रहता है, उसमें क्रैप्स साइकिल चलते हैं जिससे हमें एनर्जी। वेरी बेसिकली हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू आवर ऑर्गन्स और फिर हमें हेल्प होती है ब्रेन ब्रीन का अपना सारा काम करने के लिए एंड टू ब्रीथ प्रॉपर। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल हमेशा सही बना रहे। अब मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? दैट इज 12.5। ठीक है, अगर 12.5 से 17 तक की रेंज ग्राम पर डेसीलीटर अगर आपकी बॉडी में रेंज में है तो दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेंज। अब हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगा? अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती है। डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? आयरन का इंटेक कम करने की वजह से, उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से जब एनीमिया हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब इन सब को पूरा करने के लिए हमें हमारी डाइट में हमेशा आयरन और विटामिन B12 को रखना जरूरी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का बनना कम होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर्स के पास टाइम भी जाकर के कारण को इवैल्यूएट कर लिया जाए। कुछ बच्चों में जन्म जाती हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया डिसऑर्डर्स, जिनको हमेशा ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है या फिर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स की जरूरत है। राइट, आपने सुना है थैलेसीमिया के बारे में? बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स के बारे में सुना है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें बॉडी में आपके जो सेल्स हैं वो अपने आप टूट रहे हैं, बन रहे हैं और साथ के साथ उनका डिस्ट्रक्शंस भी होता जा रहा है, उसको हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। अब जरूरी क्या है कि हमें कैसे पता चले हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है? बहुत ज़्यादा थकान होना, चिड़चिड़ाहट होना, शरीर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन का पेल कलर हो जाना, राइट, और नेल्स का बहुत ज़्यादा टूटना बार बार में, और हार्ट बीट तेज हो जाना, खेलने के बाद में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी फैमिली में अपने पेरेंट्स को बताएं और डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके लिए सबसे ज़रूरी है हम एक टेस्ट कराएं जिसका नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBC, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की रेंज आ जाती है, बाकी सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर कमी तो नहीं हुई है। थैंक यू। तो कुछ क्वेश्चन लेकिन 2-3 इम्पोर्टेंट इशू हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। बच्चों ने कैंसर पर सुना है, पड़ोस में फैमिली में हुआ होगा। तो कैंसर मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग कॉमन कैंसर होते हैं। आज जो एक कैंसर की बात हम करने जा रहे हैं और आपके में कैंसर का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कैंसर की बात बड़ी एक होता है, बच्चों में होता है, बहुत कम होता है। लेकिन एक ऐसा कैंसर है
जिसके बारे में आप सबको अभी सोचना है और उसके लिए जो प्रिवेंशन है उसको रोकने का इंतजाम करना है वो अभी इसी एज में करना है। वो होता है कैंसर ऑफ द सर्विक्स। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उन्होंने शायद पढ़ा हो, बायोलॉजी अगर पढ़ी है ह्यूमन एनाटॉमी, जो यूट्रस होता है उसका जो लोएस्ट पार्ट होता है उसको मेडिकल टर्म में सर्विक्स कहते हैं। एंड इंडिया में विमेन में कैंसर सर्विक्स इज द वन ऑफ द कॉमन। गाँव में जो महिलाएं रहती हैं उनमें कॉमनेस है, उसमें ब्रेस्ट ज़्यादा कॉमन है, सर्विक्स नंबर 2, बट इट इज अ वेरी कॉमन कैंसर। अनफॉर्चुनेटली अनलाइक मोस्ट अदर कैंसर्स इसका प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम पॉसिबल है। तो वो कैसे है, कब करनी है, ये सबको पता होना चाहिए। अपने लिए भी जाके सबको अपने पेरेंट्स को आज बताना है कि ये बताई गई है, और आपके फैमिली में उस एज ग्रुप की जितने भी गर्ल्स हैं उनके बारे में भी आपको जानना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे बच्चे कैंसर के बारे में सोच रहे हैं ना, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात सर ने बताई कि ऐसी बीमारियों का बचाव जितना किया जा सके वो सबसे अच्छा है। आपको बचपन से बहुत सारे वैक्सीन लगे होंगे ना, बहुत सारे, और अभी भी कुछ बूस्टर्स लगते होंगे। मम्मी पापा कहते होंगे कि चलो डेट आ गई, पीडियाट्रिशियन के पास चलो वैक्सीन लगवाना है ना। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कहावत सुनिए ना। तो इसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन है, ठीक है। वो वैक्सीन 9 साल की उम्र के बाद लगाना चाहिए, और 9 से लेके 14 ईयर्स तक तो रिकमेंडेड है ही है। बट अगर समहाउ इस एज ग्रुप में किसी बच्चे का मिस हो गया तो बाद में भी 25 साल तक की एज तक भी आराम से उसको लगा सकते हैं। और इनफैक्ट अब तो 45 तक की एज की भी बातें हो रही हैं कि अगर तब तक भी वो कुछ ना कुछ उतना बचाव नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ बचाव देगा। तो आप सभी मेरे ख्याल से 9 साल की एज से तो ऊपर ही है ना। तो अब सबको ये ध्यान रखना है, घर जाके पूछना है कि क्या हमको HPV वैक्सीन लगा। HPV वैक्सीन एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये वायरस एक कॉमन रीजन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। इनफैक्ट कुछ ऐसे कैंसर बॉयज में भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एनल कैनाल का कैंसर हो सकता है, और भी कई तरीके के कैंसर जो HPV वायरस की वजह से हो सकते हैं। तो गर्ल्स में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस वैक्सीन को लेना। आजकल ये वैक्सीन बॉयज में भी इंडिकेटेड है, ठीक है। तो 2 डोजेस लगती है। एक डोज अगर आज लगेगी उसको हम 0 डोज बोलते हैं, सेकेंड डोज लगेगी 6 मंथ्स के बाद। और अगर 15 ईयर्स की एज आप क्रॉस कर चुके हैं, 14 ईयर्स की एज आप क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर लगेगी 3 डोजेस, 0, 2 एंड 6। मतलब आज एक डोज लगेगी, फिर आज से 2 महीने बाद एक लगेगी, और फिर आज से 6 महीने बाद एक डोज लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट इतना काम कर रही है इस चीज़ पे, और जैसा सर ने बताया बहुत अच्छी बात है कि सर्विक्स के कैंसर का हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, टाइमली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए। तो अब सबको घर जाके ये पूछना है मम्मी पापा से कि क्या हमें HPV का वैक्सीन लगा है, और अगर नहीं लगा है तो सबको लगवाना है, ठीक है। ये आपको आराम से मिल जाएगा, आप जाके पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे तो कौन सी कंपनी का है, क्या है, 2-3 है मार्केट में अवेलेबल, वो आपको पता चल जाएगा। सब बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स जाके आज अपने पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा महंगा है वैक्सीन, तो जिनके पेरेंट्स नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़ा वेट कर लें। उम्मीद है काफ़ी कि कुछ समय के बाद गवर्नमेंट शायद उसके प्राइसेस कम कर देगी, और जैसे और वैक्सीन मिलते हैं मिलेंगे। लेकिन जब भी पॉसिबल हो, आपके पेरेंट्स जब भी अफोर्ड कर सकते हैं, इस वैक्सीन को लगवाना बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो एक कॉमन कैंसर है वो काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है, ठीक। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर प्रिया से कि एक और जो आजकल प्रॉब्लम हो गई है वो है ये
होगा, मैं भी बीच बीच में देख रहा था, लेकिन मैं कोई रील्स नहीं देख रहा था, मैं अपने काम की बात देख रहा था। इसको कैसे अच्छे यूज किया जाए और कैसे इसके जो गलत यूज है या इसका जो नुकसान है खासतौर से बच्चों के ऊपर, उससे बचा जाए, वो डॉक्टर प्रिया आपको किसके पास है अपना अपना मोबाइल? बहुत से बच्चे। किस बच्चे किन किन के फेसबुक अकाउंट है? झूठ नहीं बोलना। लेकिन फेसबुक अकाउंट तो कहता है ना 18 साल से कम हो तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो पहला काम हम क्या करते हैं फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए? अपनी एज गलत लिख देते हैं, है ना? देखो हम लोग भी उसी एज से गुजरे हैं, इसलिए कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है कैसे बनता है फेसबुक अकाउंट, ठीक है? तो बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया और बहुत बुरी भी चीज़ है सोशल मीडिया। हम लोगों को नई जानकारियाँ मिलती हैं सोशल मीडिया से, हम लोग वेब पे जाके इंटरनेट से ले सकते हैं। हम लोगों को डिप्रेशन का कारण मिलता है सोशल मीडिया से, है ना? बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि हम अपने पोस्ट डालते हैं और हमारी पूरा दिन इसी चीज़ में निकल जाता है कि मैंने जो अपनी फ़ोटो डाली है या मैंने कुछ एक शब्द लिखे थे उसमें कितने लाइक्स मिले हैं, मुझे कितने डिसलाइक्स मिले हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सिर्फ एक अंगूठे के लिए जीते रहते हैं कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत तकलीफ भी देता है जब हम लोगों को कोई गलत बात बोल देता है सोशल मीडिया पे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको बहुत समझदारी से लें। खासतौर से स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर क्लासेस में हो जाती है और बाकी जो भी हमें ऊपर एडिशनल चीज़ें चाहिए हम सबको लाइब्रेरी से या कोचिंग से मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ पे रिलाई भी करें और कभी ये ना सोचें कि मैं ये मोबाइल जो देख रहा हूँ या देख रही हूँ अपने आप को इस गलतफहमी में ना डालें कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? जो भी नॉलेज इसमें हमको मिलती है इंक्लूडिंग विकीपीडिया में वो भी ऑथेंटिक नहीं होती है। जब तक कि कोई ऑथेंटिसिटी की क्लेम नहीं करे, ये मान के चले कि जो भी हमको नॉलेज मिल रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरी चीज़ होती है बहुत आसान होता है किसी और को ट्रोल करने, है ना? ये शब्द आजकल क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ किया जा रहा है। मैं अपनी तस्वीर डालती हूँ और कोई ज़रा बोल देता है क्या बात है पिछले महीने के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, ठीक है? मैंने तो बहुत खुश होकर अपनी एक फ़ोटो डाली थी ये सोच के कि बड़ी अच्छी लग रही हूँ मैं, लेकिन 4 कमेंट ऐसे आते हैं मेरा डिप्रेशन का लेवल जो था जो यहाँ पे था वो और ग्राम से नीचे चला जाता है, मूड मेरा खराब हो जाता है और फिर ये अवसाद जो है मेरी नॉर्मल ज़िंदगी में भी मुझे तकलीफ देने लगता है। तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ज़रूरी हो तब करें, अच्छी बातें सीखने के लिए करें, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं करें और प्लीज़ आजकल के ज़माने में बहुत सोच समझकर अपने बारे में या अपनी फ़ोटोज़ डालें। एआई के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आज मेरी फ़ोटो की जगह वो आपकी फ़ोटो डाल के आपके पेरेंट्स से कुछ भी पैसे मांगना या कुछ भी गलत हरकत करने का अंजाम दे सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। बड़ा एक्साइटिंग लगता है अपनी चीज़ें दुनिया को बताना और दुनिया से कमेंट्स लेना, लेकिन अब हम लोग कितने इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं ना, 8 से हम लोग को इतनी समझदारी आ जाती है कि हम अच्छा और बुरा खासतौर से अपने खुद के बारे में समझ सकें। तो सोशल मीडिया जो है एक तराजू है, एक तरफ पलड़े में काफ़ी नुकसान है, एक तरफ काफ़ी फायदे हैं, हमें बैलेंस करना है, ठीक है? बैलेंस न्याय वाला नहीं, आँख बंद करके नहीं पलड़ा चुनना है, बिल्कुल आँख खोल के बैलेंस देखना है कि ये हमारे को नुकसान कर रहा है तो इस पार्ट को हमें टच ही नहीं करना है और जो फायदे हैं बहुत पुराने दोस्तों से मिलने का जरिया है या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए केवल उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। ज़िंदगी में सेटल हो जाओ, व्हाट्सएप और फेसबुक पे जाने का बहुत टाइम होगा, ठीक है? बस हम लोग भी जब सेटल हो गए ना हल्का सा टाइम होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है? एक लास्ट इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है, बट उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज देयर एवरीवेयर, outside your house, outside your school, in the society, which is bad habits, जिसको
एडिक्शंस भी बोलते हैं। क्या बैड हैबिट्स हैं जो फैल रही हैं हमारे सोसाइटी में, खासतौर से बच्चों में और यंग लोगों में, कैसे आप उनसे बच सकते हो, तो आपको सृष्टि है। सो अभी आप लोग बहुत छोटे हो, बट आप लोग एक बहुत जल्दी एक ट्रांजिशन फेज में आओगे, स्पेशली जब 11th 12th और आप कॉलेज की तरफ जाते हो। आपके आसपास काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सिगरेट ट्राई करो, पान मसाला ट्राई करो, या अल्कोहल ट्राई करो, अरे एक बियर पीने से क्या होता है, करना चाहिए, अरे मूवीज़ में भी तो कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा एक पीयर प्रेशर आने लगता है और आपको लगता है ये चीज़ कूल है, ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि आप टीवी पे देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो। बच्चों एक बात याद रखना, जैसे कि मैम ने भी बोला, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है सब कुछ ट्राई करने में, पर ये वाला जो वक्त है ना आपका, ये वापस नहीं आएगा। मैं स्पेशली 11th 12th वाले बच्चों से बात कर रही हूँ, है ना। अब हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम घूमते भी हैं, हम सोशल मीडिया पर भी हैं, हम सब तरह से लाइफ अपनी एंजॉय करते हैं, बट ये जो आपका टाइम है 12th का, आपके कॉलेज का, ये आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। और इसकी हम गहराई में जाएं कि हमें बुरी संगति या बुरी लत या नशे की आदत क्यों पड़ जाती है। कहने में बड़ा वियर्ड लग रहा होगा, पर पंजाब बॉर्डर और हमारे ही राजस्थान में आप बिलीव नहीं करोगे, देयर आर सर्टेन बेड्स जहाँ पर बच्चों में, स्कूल के बच्चों में ड्रग्स का एडिक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई मात्रा में पाया जाता है। अफीम का और चरस का और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, और आपको कल्प्रिट बनाया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको उस झांसे में ले लिया गया है। सो हम इन सब चीज़ों से बचें कैसे? कहना बहुत आसान है मेरे लिए, ये मत करो वो मत करो, बट आप इन चीज़ों से तभी बच पाओगे जब आपने अपनी लाइफ में अच्छी आदतें बनानी होंगी, क्योंकि अगर अच्छी आदतें होंगी ना तो बुरी आदतों के लिए जगह ही नहीं बचेगी, राइट। सो अच्छी आदतें क्या हैं? सो एक बहुत प्यारी किताब है मॉर्निंग मिरेकल्स बाय हैल एरॉल्ड। जिन लोगों को रीडिंग का शौक है वो लोग प्लीज़ पढ़िएगा, बड़ी सिंपल सी बुक है, और उसमें हैल एरॉल्ड ने बताया है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म की। उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो बिस्तर पर आ गए थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो चल भी नहीं पाएंगे, बट उन्होंने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग किया और उन्होंने मैराथन जीती। फिर इंटरनेशनल मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती है, वो उन्होंने जीती। तो उन्होंने क्या किया, उसने निमोनिक है सेवर्स, SAVERS, एस से मतलब क्या होता है? साइलेंस। सुबह जल्दी उठो, 4:30 बजे उठने की आदत डालो। मेरी बात अभी अजीब लगेगी, पर जो बच्चे लाइफ में सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे ना, उनकी पूरी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि सुबह शोर शराबा नहीं होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप शांति से 2 घंटे अपनी पढ़ाई, अपना मेडिटेशन, अपने एक्सरसाइज जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, राइट। सो मॉर्निंग में उठकर थोड़ा सा साइलेंस मेडिटेशन करना है। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन। आपने जब भी मेट मूवी देखी है, उसमें करीना कपूर बोलती है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, है ना। सो दिस इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन कि मैं, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान अच्छे के लिए कर रहा है, मेरी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए आ रहे हैं, कुछ दोस्त बनकर आ रहे हैं तो कुछ कोई शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं, राइट। सो अफर्मेशंस करना। फिर 20 से आता है विजुअलाइज करना। जैसे आज आपका एग्जाम है तो आप आँख बंद करके सुबह विजुअलाइज करो कि मेरा जो भी पेपर आएगा वो सब मैंने पढ़ा हुआ होगा, मैं अच्छे से शांति से आंसर्स करूँगी, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस होंगे मैं इजी क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर लूँगी, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करूँगी। ऐसे विजुअलाइज करो अपने माइंड में कि आप कैसे अपना एग्जाम लिखने वाले हो, राइट। सो SAV तक हम आए। E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, स्ट्रेस सब चला जाएगा अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल लोगे तो, और आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा आपका फोकस बढ़ेगा। एंड R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो वो इनफ है। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप कुछ भी अच्छा रीड करो, मोटिवेशनल हुआ या स्पिरिचुअल हुआ, जहाँ भी आपको इंटरेस्ट आए। या आपने यूट्यूब पे शिवानी दीदी का, सदगुरु का या गौर गोपाल दास जी का कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो सुना जिसने आपको इंस्पायर किया। सो वो एक करना की आदत डालोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आदत डालोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन से टैकल ईजिली कर लोगे। और आखिरी ऐसे स्क्राइबिंग। कितने लोग अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं? हाउ मेनी? वेरी नाइस। सो पर्सनल डायरी जब मेंटेन करते हो और 2 महीने 3 महीने बाद पुराने पेजेस देखते हो, कितना
कितना अच्छा लगता है ना कि अरे मैंने तो इतना सब कुछ कर लिया, मैंने ये भी रिवाइज कर लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया, मैंने ये स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर ली, मैंने अपने सोशल फिजिकल मेंटल सारे गोल्स को अचीव किया। सो रोज डायरी लिखने की आदत डालो जिसमें अपना डे प्लान करो अगला, राइट? क्योंकि आप अगला दिन प्लान करते हो तो आपने यूनिवर्स को एक सिग्नल दे दिया कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में हो, तो वो जरूर होगा क्योंकि